नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। राहत की सांस ली हम सभी ने कि सीज फायर हो गया है, लोगों की जानें नहीं जाएंगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इस कहानी में बहुत कुछ हो रहा है। प्लीज इस शो को जरा ध्यान से देखिएगा। फिक्र आपकी में आज शुरुआत करते हैं अमेरिका ईरान में सीज फायर के बाद मिस फायर वाली फिक्र की। लेबनान में शांति ईरान की कड़ी शर्तों में शामिल है और लेबनान में इजराइल के हमले बदस्तूर जारी हैं। आखिर यह कैसा युद्ध विराम है? ट्रंप ने कहा था ईरानी सभ्यता का अंत कर देंगे। ईरान बोला ट्रंप को घुटनों पर ले आए। सबसे बड़ी बात, सुपर पावर का यह कथित सरेंडर भी अयतुल्ला खमनेई के 40वें पर हुआ है। क्या होता है यह 40वां, हम आपको बताएंगे। ट्रंप के सामने ईरान की 10 कड़ी शर्तें मानने की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी? सीज फायर कराने में चीन का क्या रोल है? ईरान पर दबाव वाली इनसाइड स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या इस सीज फायर से ईरान फायदे में? क्योंकि होमो स्ट्रेट पर ईरान और ओमान का कब्जा रहेगा। वहां से गुजरने वाले जहाजों से ईरान अब खुलकर टोल भी वसूलेगा। एक सवाल यह भी है कि इस युद्ध में जिस तरह से अमेरिका की सुप्रीमेसी खत्म हुई है, क्या उसके बाद चीन के लिए ताइवान पर कब्जा करने के लिए अब यह एक सुनहरा मौका है? याद रखिए, ताइवान पर कब्जे की चीनी डेडलाइन 2027 की है। लेकिन आज ग्लोबल फिक्र से शुरुआत करते हैं और यह है दिन का सबसे वायरल वीडियो, सबसे वायरल तस्वीर। राधा ध्यान से देखिए, यह तस्वीर भारत में ईरानी दूतावास ने जारी की है और इस खास तस्वीर को जारी करके ट्रंप की काफी बेइज्जती की गई है। असल में यह एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड पिक्चर है जिसमें एक वॉल पर ईरान की सभ्यता को दिखाया गया है। उसके ठीक नीचे जमीन पर ट्रंप को घुटनों के बल बैठा हुआ दिखाया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रंप ईरान की उसी सभ्यता के सामने सरेंडर कर चुके हैं जिसे वो एक दिन पहले खत्म करने का दम भर रहे थे। ईरानी एम्बेसी ने इस तस्वीर के साथ में एक खास कैप्शन भी लिखा है, ईरानी सभ्यता के सामने नतमस्तक। तो क्या वाकई इस वक्त ट्रंप की यही हालत है? क्या ईरानी सभ्यता के सामने ट्रंप नतमस्तक हो चुके हैं? क्या सीज फायर का ऐलान करके उन्होंने अमेरिका की सुपर पावर देश वाली छवि पर कभी ना मिटने वाला दाग लगा दिया? यहां पर 2 हफ्ते का सीज फायर की टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको जानकारी होगी और आपको हैरानी भी होगी कि अमेरिका ईरान में यह युद्ध विराम भी अयतुल्ला अली खमनेई के 40वें पर हुआ। इस युद्ध का पहला दिन था 28 फरवरी, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बमबारी शुरू की थी। पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने की खबर आई थी और आज उनकी मौत के बाद यह 40वां दिन है। मुस्लिम धर्म में किसी की मौत पर यह मान्यता है कि 40 दिनों में उस आत्मा की यात्रा पूरी होती है, इसीलिए 40वां मनाया जाता है। खमनेई की मौत के बाद ईरान में 40 दिन का मातम मनाने की घोषणा भी इसी नजरिए से की गई थी। आज उसका आखिरी दिन है और ठीक 40वें दिन पर अमेरिका के साथ ईरान के युद्ध विराम की खबर आई। मेरा आप सबसे एक सवाल है, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल, ट्विटर यानी एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के जो TV9 भारतवर्ष के हैंडल्स हैं उनको फॉलो करें। आप उनको तुरंत फॉलो करें और मुझे बताएं, क्या ईरान और अमेरिका में सीज फायर टिक पाएगा? क्या ईरान और अमेरिका में सीज फायर टिक पाएगा, हां या ना? यह मेरा आपसे सवाल है, इसका जवाब दें और मैं आपके नाम लेके आपका जवाब दूंगा, सबको बताऊंगा, लेकिन अपना नाम जरूर लिखें। यहां पर एक सवाल यह है कि अमेरिका ईरान में आखिर यह युद्ध विराम कैसे संभव हो पाया? डेडलाइन पूरी होने से ठीक 90 मिनट पहले ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा क्यों कर दी? सीज फायर कराने वाले पर्दे के पीछे के इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन थे? और अमेरिका ईरान की सभी 10 कड़ी शर्तें मानने के लिए राजी कैसे हो गया, जो अपने आप में अमेरिका की सबसे बड़ी हार जैसा है? पहले ट्रंप के दावे और हकीकत की पड़ताल कर लेते हैं। यह भी जान लेते हैं कि पर्दे के पीछे आखिर कूटनीतिक ड्रामा क्या चला। ट्रंप के सरेंडर करने वाले 7 सबूत देखें। ट्रंप ने इस युद्ध से ईरान में रिजीम चेंज का अभियान छेड़ा था, उसमें उन्हें नाकामी मिली। ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रेक चाहते थे, इस मिशन में भी उन्हें नाकामी मिली। ट्रंप ईरान की मिसाइलों की रेंज को 2500 किलोमीटर से घटाकर 500 किलोमीटर तक सीमित रखना चाहते थे, इसमें भी उन्हें नाकामी मिली। ट्रंप ने कई बार दावा किया कि ईरान की सेना का खात्मा कर देंगे, लेकिन ईरान की सेना और IRGC से लगातार अमेरिका और खाड़ी में उसके सहयोगी देशों को बारूदी चोट मिली। होर्मुज़ स्ट्रेट पर ट्रंप का एजेंडा यह था कि उसे खुलवाने के लिए वो सैन्य ऑपरेशन चलाएंगे। साथ ही उन्होंने नेटो से अपील भी की थी, उन्हें नेटो का साथ नहीं मिला।
और होर्मुज़ खुलवाने के लिए वो ईरान की शर्तों पर मान गए। अब होर्मुज़ पर ईरान का दावा बरकरार रहेगा। ईरान वहां अब टोल भी वसूलेगा। ट्रंप बार बार कहते थे कि खर्ग द्वीप पर जब चाहे कब्जा कर लेंगे, लेकिन खर्ग द्वीप आज भी ईरान के पास ही है और ईरान में विद्रोह का अमेरिकी प्लान भी फेल हो गया है। तो क्या यही कारण है कि तेहरान में ईरानी जनता से लेकर बगदाद में ईरानी समर्थक मिलिशिया तक इसे अमेरिका पर बड़ी जीत मान रहे हैं? क्या इसीलिए सुपर पावर के सरेंडर वाली लाइन ईरान के लोग हर वैश्विक मंच पर बार बार दोहरा रहे हैं? ईरान के जीत वाले इन दावों के बीच ट्रंप भारी मुसीबत में घिर चुके हैं। अपने देश में भी उनका बड़ा विरोध हो चुका है, काफी विरोध चल रहा है। उनके खिलाफ अमेरिका में महाभियोग लाए जाने की बातें चल पड़ी हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप इस पूरे युद्ध में दावे कुछ और करते थे, जबकि सच्चाई कुछ और थी। जैसे ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सभ्यता का अंत कर देंगे, जबकि सीजफायर के बाद अमेरिका की सुप्रीमेसी ही अब खतरे में है। ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कर देंगे, जबकि अब अमेरिका में ही ट्रंप की सरकार पर सवालिया निशान है। ट्रंप दावा करते थे कि ईरान में पूरी सत्ता बदल चुकी है, जबकि ट्रंप ने सीजफायर करके खुद ईरानी शासन के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसा ईरान का दावा है और लोग कह रहे हैं कि जो नया रिजीम चेंज हुआ है तथाकथित, खोमेनी से और कट्टर खोमेनी आ गए वहां पर, मुश्तबा खोमेनी, सीधे सीधे यह मानना है कि ट्रंप ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। ट्रंप दावा करते थे कि ईरान में कुछ क्रांतिकारी हो सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि उन्हें डेडलाइन पूरा होने से पहले ही युद्ध विराम का ऐलान करना पड़ा है। ट्रंप ने कल ही दावा किया था कि ईरान पर अमेरिका का एक्शन मानव इतिहास में सबसे अहम पल होगा, जबकि सीजफायर के बाद यह अमेरिकी इतिहास का सबसे शर्मनाक पल बन चुका है। अब आते हैं ईरान की 10 शर्तों पर। ध्यान से देखिए। पहली शर्त, अमेरिका तुरंत हमले बंद करे। दूसरी शर्त, होर्मुज़ स्ट्रेट पर हमारा नियंत्रण रहेगा। तीसरी शर्त, यूरेनियम संवर्धन में कोई रोक टोक नहीं चाहिए। चौथी शर्त, अमेरिका सारे प्रतिबंधों को फौरन हटाए। पांचवी शर्त, अमेरिका दूसरे सभी प्रतिबंधों को भी हटाए। छठी शर्त, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान के खिलाफ सभी प्रस्ताव खत्म हो। सातवीं शर्त, IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्ताव खारिज हो। आठवीं शर्त, अमेरिका को नुकसान की पाई पाई चुकानी होगी। 9वीं शर्त, ट्रंप अरब देशों से अपने सैन्य बल को तुरंत हटाएं। और 10वीं शर्त थी, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमले नहीं होने चाहिए। इस सब के बीच में आपको पता है क्या हुआ? सबसे बड़ी बात यह हुई, ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, ट्रंप ने मैक्रोन के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, ट्रंप ने नेटो के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इससे ट्रंप की साख और गिर गई है और मिडल ईस्ट में भी उनका जो प्रभुत्व है वो कमजोर होता दिखाई दे रहा है। अब इस मामले में थोड़ा पेच है, क्योंकि सीजफायर के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले भले ही रोक दिए हो, लेकिन लेबनान पर अटैक आज भी जारी है। विजुअल्स देखिए, लेबनान के तायर शहर पर इजरायली एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। आईडीएफ के हवाई हमले में कई लोगों की मौत की खबर है। अल जजीरा की रिपोर्ट में इजरायली हमले का दावा किया गया है। तायर के अलावा इजरायल की सेना ने लेबनान के सिदोन, स्निफा और नेबातिये में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों और मुख्य मार्गों पर हमला किया। इन हमलों के बाद लेबनान की आर्मी ने अपने लोगों के लिए दक्षिणी लेबनान न लौटने की एडवाइजरी जारी कर दी है। उधर नेतन्याहू ने भी लेबनान पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं किया। इजरायल लेबनान में ऑपरेशन को जारी रखेगा। नेतन्याहू ने यह संकेत भी दिया है कि ईरान के साथ सीजफायर से इजरायल खुश नहीं है। नेतन्याहू ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन फिर से शुरू हो सकता है। यह तब है जब ईरान की इस्लामी परामर्श सभा के सदस्य अली निगजाद ने बयान दिया है कि ईरान की सभी 10 शर्तें अगर नहीं मानी जाएंगी तो हस्ताक्षर की इजाजत नहीं दी जाएगी। ईरान ने शाम को यह भी धमकी दी है कि लेबनान पर हमला नहीं रुका तो तेल अवीव पर अटैक करेंगे। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि बिना लेबनान के कोई सीजफायर पूर्ण नहीं है, जबकि अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने दावा किया कि ईरान ने हमसे युद्ध विराम की भीख मांगी थी। एक बार सुनिए सभी पक्षों के अपने अपने दावे, फिर युद्ध विराम की 5 चरण वाली इनसाइड स्टोरी। मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या ईरान और अमेरिका में सीजफायर टिकेगा, और मैंने आपसे कहा था अपना नाम लेके कमेंट करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर यानी एक्स पर, TV9 के भारतवर्ष के हैंडल पर, और उसको प्लीज आप फॉलो जरूर करें। मेरे पास जो जवाब आ रहे हैं ध्यान से देखिए। लतिका अनूप ओझा ने कहा है नहीं टिकेगा। इसके अलावा अशोक जी ने कहा है आप जो अमेरिका झुक जाएगा, ईरान अमेरिका की शर्तें नहीं मानेगा। सुयश ने कहा है यहां पर नहीं टिकने वाला, ये इनका नाम साफ नहीं है। फिर एक और यहां पर सज्जन है, उन्होंने कहा है, राकेश चंद ने कहा है कि ट्रंप को सिर्फ शेयर मार्केट की
फिक्र है। यहां पर अलग अलग लोग जिंदा यहां पर खबरें लिख रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं। 10 अप्रैल के बाद रजनीश दुबे लिख रहे हैं कि नहीं, 10 अप्रैल के बाद से फिर से युद्ध शुरू होगा। लक्ष्मण वो लिख रहे हैं फिर से वापस युद्ध शुरू हो जाएगा। कई जगह यहां पर सीज फायर क्षणिक समय के लिए है, स्थायी नहीं है, ये सिबुटेक लिख रहे हैं। सोचिए जरा, ज्यादातर लोगों की राय है कि सीज फायर नहीं टिकने वाला है। ये कॉन्फिडेंस है हमारे वर्ल्ड लीडर्स में। आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले का डेवलपमेंट इसी से जुड़ा है। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से टैंकरों का आवागमन रोक दिया है। ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाए कि उसने युद्ध विराम को तोड़ा है। आपको जानना चाहिए गाजा युद्ध के समय भी 2024 में ऐसे ही सीजफायर हुआ था। ध्यान से देखिएगा, 27 नवंबर 2024 से लागू सीजफायर का आज तक उल्लंघन जारी है। इजराइल की तरफ से अब तक 15,400 से ज्यादा बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। 7,500 से ज्यादा एयर स्पेस उल्लंघन है। 2,500 से ज्यादा ग्राउंड उल्लंघन दर्ज किए गए। 500 से 700 तक एयर स्ट्राइक्स यानी औसतन रोज 2 इजरायली हमले होते हैं। सीजफायर के दौरान ही 330 लोगों की मौत हो चुकी है। सीजफायर के दौरान 64,000 लोगों के विस्थापित होने की रिपोर्ट है। हिजबुल्लाह के उल्लंघन के जवाब में इजराइल की ओर से 1900 से ज्यादा हमले हुए हैं। आपके मन में यह प्रश्न भी होगा कि ट्रंप समझौता करने के लिए आखिर इतने आतुर क्यों थे, तैयार क्यों गए? असल में ट्रंप पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों से हाहाकार मचा हुआ था और देखिए जैसे ही सीजफायर हुआ, क्रूड ऑयल के दाम आज ही 15% गिरे, $100 प्रति बैरल के नीचे आ गए। उनके खिलाफ घरेलू राजनीति भी इस बीच तेज हो गई है। 85 से अधिक सांसद अब ट्रंप के खिलाफ अभियोग ला सकते हैं। इस युद्ध के कारण अमेरिका में ट्रंप की पॉपुलैरिटी रेटिंग बहुत नीचे जा रही है, माइनस में जा चुकी है। रिचर्ड निक्सन का भी वो हाल नहीं था, जो अमेरिका के सबसे अनपॉपुलर प्रेसिडेंट रहे, जो अब ट्रंप का हो गया। यानी लोकप्रियता का मीटर तेजी से डाउन हो रहा है। यहां तक कि रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता भी उनके विरोध में आ गए हैं और ईरान के नजरिए से देखें तो मुश्तबा की मजबूती भी उन पर भारी पड़ी है। खाड़ी देशों को दिलाने वाले ईरान के सभी दांव सही पड़े हैं। मजबूरन ट्रंप को बैकफुट पर जाना पड़ा है। अब आइए सुनते हैं भारत में ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने हमारी सहयोगी सुमेरा खान से खास बातचीत में क्या कहा। Can you reason it out how Iran looks at the ceasefire as a victory? They were very sure they will win and within 3 days, and they said that the map of Iran after war will be different and the oil of Iran will be under control of them. And also they said they will win in this war and they will have a lot of achievements. They said that one, it will be within just only 3 days. Now they were forced to stop the war and they accepted our conditions. As you know, in the beginning they were saying that we want unconditional surrender and Iran should submit itself to us, but now we understood who submitted itself to Iran and where is the unconditional surrender. Because of that we believe that this is our victory. ऐसा कहा जा रहा है कि 14 दिन के सीजफायर से पहले आखिरी 48 घंटे बेहद अहम थे। इसकी 5 चरण वाली इनसाइड स्टोरी एक्सक्लूसिवली हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहले चरण में ट्रंप ने नेतन्याहू से युद्ध विराम मानने का कमिटमेंट लिया। इसका असर भी दिखा। ट्रंप के पोस्ट के 15 मिनट बाद अमेरिकी फौज को पीछे हटने का आदेश दिया गया। अगले चरण में मेन कैरेक्टर ईरान का था। वहां के विदेश मंत्री ने कहा कि हम युद्ध विराम का पालन करेंगे। ईरानी सेना के समन्वय से होर्मुज को खोला जाएगा। आपको पर्दे के पीछे का ड्रामा भी समझना चाहिए। सोमवार सुबह ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा, ईरान का 10 पॉइंट वाला प्रस्ताव आपदा। मतलब तब तक आखिरी बातचीत नहीं हुई थी। अब इस प्रकरण में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमने की एंट्री होती है। उन्होंने समझौते की इजाजत दी तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने IRGC को मनाया। आखिरी और सबसे बड़ा चरण आया मंगलवार को, जब ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान की पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। एक तथ्य यह भी है कि इस धमकी के बाद ही समझौते की गाड़ी तेजी से दौड़ने लगी। अमेरिका और ईरान दोनों सीजफायर के लिए राजी हो गए। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी भूमिका रही चीन की। बताया जा रहा है कि चीन ने ही ईरान को बातचीत के लिए मनाया है। एक और बहुत बड़ा किरदार था, वो था UN में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर
रशिया और चाइना का वीटो, जिससे साफ हो गया कि अब ना तो नेटो ट्रंप के साथ है, ना चीन उनके साथ है, ना रशिया उनके साथ है। ट्रंप अकेले पड़ गए और अकेले दम पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाना बहुत मुश्किल बात है। खैर, आज की तारीख में भले ही युद्ध विराम का क्रेडिट सबसे ज्यादा पाकिस्तान ले रहा हो, अच्छा, आप भी अलग अलग सोर्सेज से यही सुन रहे होंगे, लेकिन हकीकत ये नहीं है। सच ये है कि सीजफायर का असली मास्टर चीन है, जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। बीजिंग ने खुद को कभी भी पाकिस्तान की तरह बढ़ा चढ़ाकर प्रोजेक्ट नहीं किया है, लेकिन असल में ईरान को बातचीत की टेबल तक लाने में उसकी बड़ी भूमिका है। हालांकि बीजिंग ने खुलकर अपनी भूमिका स्वीकार नहीं की है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में उसके कूटनीतिक प्रयासों का जिक्र किया गया है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर मोहर लगाई है। एएफपी से फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि चीन ने इसमें मदद की। चीन ने ईरान को बातचीत के लिए राजी किया। बीजिंग ने ऐसा क्यों किया, इसे आगे डिकोड करेंगे। पहले पूरी खबर देखिए। ऐसी रिपोर्ट्स है कि ट्रंप की सभ्यता खत्म करने वाली धमकी के बाद चीन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया। आखिरी वक्त में चीन ने तेहरान पर लचीला रुख अपनाने और तनाव कम करने का प्रेशर बनाया। ईरान में बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान में भविष्य में होने वाली आर्थिक तबाही को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही थी। एपी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ केवल बिचौलिए की भूमिका निभाई है। ईरान को बनाने में चीन ही असली खिलाड़ी बनकर उभरा। चीन ने तेहरान को अमेरिका के साथ युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पहले तो चीन खुलकर इसे स्वीकार करने से बच रहा था, लेकिन अब उसने भी पर्दे के पीछे से अपनी जो भूमिका निभाई है उसको मान लिया है। मीडिया ब्रीफिंग में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से चीन शांति को बढ़ावा देने और लड़ाई रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा था। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने संबंधित देशों के विदेश मंत्रियों के साथ फोन पर बातचीत की 26 बार। चीनी सरकार के विशेष दूत ने संबंधित पक्षों से बात के बीच कूटनीति का संचालन किया। एक जिम्मेदार देश के रूप में चीन खाड़ी और मध्य पूर्व में शांति और सुरक्षा बहाल करने में भूमिका निभाता रहा। इस युद्ध में चीन हर तरह से ईरान के समर्थन में था। एपी की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन ने पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे मध्यस्थों के साथ मिलकर ईरान युद्ध को खत्म करने की रणनीति बताई। चीन ने मध्यस्थ देशों के जरिए ईरान पर बातचीत के लिए दबाव बनाया। सूत्रों के अनुसार जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी, तभी चीनी अधिकारी लगातार ईरानी अधिकारियों के संपर्क में थे। इतना ही नहीं, युद्ध विराम की घोषणा से कुछ घंटे पहले चीन और रूस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होर्मुज को खोलने के लिए सैन्य ऑपरेशन को अधिकृत करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा देते हैं। यानी बीजिंग पर्दे के पीछे से ईरान पर दबाव डाल रहा था और सामने आकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसके साथ भी खड़ा था। लेकिन इससे मेरे मन में एक सवाल है, सोचिए जरा ध्यान से, अगर चीन ईरान के साथ था और उसने बड़ी भूमिका निभाई है, तो यह चीन ईरान के साथ होकर इस युद्ध में सीजफायर लाता है। लेकिन जब चीन के रिप्रेजेंटेटिव्स, नुमाइंदे मादुरो के साथ वेनेजुएला में मिल रहे थे, तभी मादुरो पर हमला हुआ। तो क्या मादुरो के अरेस्ट में भी चीन का हाथ है? सोचिए जरा। खैर, ईरान चीन का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसीलिए बीजिंग के लिए यह जरूरी था कि युद्ध जल्द खत्म हो और क्षेत्र में स्थिरता लौटे। इसके अलावा ट्रंप का मई में चीन दौरा प्रस्तावित है, जिसे युद्ध की वजह से टाला जा रहा था। ऐसे में शी जिनपिंग भी चाहते थे कि हालात जल्द सामान्य हो। आप कह सकते हैं कि सीजफायर में चीन अपना फायदा भी देख रहा था, इसीलिए उसने पर्दे के पीछे से अपने आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। वो ईरान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। अगर युद्ध लंबा खिंचता तो उसे भी नुकसान होता। ईरानी तेल का 80% चीन खरीदता है, जो होर्मुज से गुजरता है। अगर होर्मुज संकट बना रहता तो आज नहीं तो कल बीजिंग की मुसीबत बढ़ती। युद्ध से ग्लोबल ऑयल प्राइस लगातार बढ़ रहा था, इससे भी चीन को झटके लग रहे थे, क्योंकि इसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था, एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री पर पड़ रहा था। चीन शांति वाली कूटनीति से भी अपनी छवि बनाना चाहता था। 2023 में उसने सऊदी अरब और ईरान की डील करवाई थी। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष ये है कि चीन ने सैन्य मदद के बजाय कूटनीतिक प्रेशर बनाया ताकि ईरान अस्थायी सीजफायर मान ले। पाकिस्तान भले ही इसमें मध्यस्थ था, लेकिन बैकडोर से सब कुछ चीन की सहमति से हो रहा था। सबसे बड़ी बात, ईरान संकट बढ़ने से चीन को आर्थिक चोट लगनी तय थी, इसीलिए उसने संभल कर और शांति से काम लिया। एक बार फिर से मैं आपसे वो सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये सीजफायर टिक पाएगा? जो जवाब आ रहे हैं तुरंत सुन लीजिए। एस्थेटिक क्वीन कह रही है नहीं। फिर यहां पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, विनूब भाई बोल रहे हैं कि ईरान अमेरिका दोनों हारे हैं। फिर
यहां पर एक और जानकारी आ रही है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ है। चीन अब अपना पूरा फायदा देखेगा, कर्ज देगा और अपने हिसाब से चलेगा। शिखा देवी लिख रही हैं, चीन अमेरिका दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वीरेंद्र गिरी लिख रहे हैं, यहां पर कुल मिलाकर लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन अब आपको एक और बात बता दें, आपके मन में प्रश्न होगा कि सीज़फायर तो सिर्फ 14 दिन का है, अब अमेरिका और ईरान के बीच आगे क्या होगा। ऐसी चर्चा है कि 2 दिन बाद 10 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बैठक हो सकती है। सीज़फायर के ठीक बाद यह पहली बैठक है जिसमें ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल होंगे। वहीं अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जराड कश्नर भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन खबर आ रही है कि जेडी वेंस के जाने पर सस्पेंस है। खैर, फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की। राजनीति में गलती होना आम बात है, लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री कॉपी पेस्ट में भी गलती कर दे तो उसे क्या कहेंगे। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐसा ब्लंडर किया है जिसके बाद पूरी दुनिया में उनका मजाक बन रहा है। शहबाज शरीफ के लिए यह ऐसी कूटनीतिक शर्मिंदगी है जिसके बाद लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर किसी देश का प्रधानमंत्री कॉपी पेस्ट करने में भी ऐसी गलती कैसे कर सकता है। दुनिया कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध में ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है, लेकिन शहबाज शरीफ ने ऐसा ब्लंडर किया है जिसके बाद सोशल मीडिया में शहबाज की बेइज्जती वाला तूफान आ गया है। लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की विदेश नीति अब कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी पर चल रही है। पूरी खबर फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए। शहबाज अपने पोस्ट की पहली लाइन को एडिट करना भूल गए। लोगों ने कहा यह मैसेज खुद शहबाज शरीफ ने नहीं लिखा है, यह संदेश किसी और ने शहबाज को पोस्ट करने के लिए भेजा। शहबाज ने बिना पढ़े पूरा मैसेज सीधे कॉपी पेस्ट कर दिया। लोग ये कह रहे हैं कि अगर यह मैसेज शहबाज की अपनी टीम ने लिखा होता तो वो अपने प्रधानमंत्री के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं करते। इससे ऐसा लगता है कि यह मैसेज शायद अमेरिका या इजराइल में तैयार किया गया होगा। कुछ देर बाद शहबाज शरीफ को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उन्होंने अपनी पोस्ट को एडिट करते हुए पहली लाइन हटा दी। लेकिन इंटरनेट की याददाश्त कमजोर नहीं होती। लोगों ने शहबाज की पुरानी पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया और उसे वायरल करना शुरू कर दिया और इस तरह के एआई वीडियो बनाकर शहबाज का मजाक बनाया जाने लगा। ईरान के खिलाफ चल रही जंग फिलहाल थम गई है, लेकिन अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक अलग तरह की जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिकी जनता के असंतोष की जंग। आपने देखा होगा वो अभी एक कैंपेन चला था, नो किंग्स, लाखों लोग उसमें शामिल हुए थे। ईरान के खिलाफ तमाम आत्मघाती फैसलों के कारण ट्रंप अपने लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेलिंग इन द सेम बोट। वो हर हाल में इस जंग को भड़काए रखना चाहते हैं। लेकिन सीज़फायर के बाद विपक्ष अब नेतन्याहू पर भड़क गया है। आपको याद होगा नेतन्याहू के खिलाफ कई तरह के मामले चल रहे हैं और इजराइल की विपक्षी पार्टी उन मुद्दों को आधार बनाते हुए नेतन्याहू को सत्ता से हटाना चाहती है। हालांकि इतनी आसानी से उनकी कुर्सी नहीं जाएगी, लेकिन कुर्सी को थोड़ा बहुत कंपन तो महसूस जरूर होगा। फिलहाल कुछ ऐसा ही कंपन ट्रंप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के 85 सांसदों ने ट्रंप को हटाने की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक सांसद एकजुट हो गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ रिपब्लिकन सांसद यानी उन्हीं की पार्टी के सांसद भी उनके खिलाफ में नजर आ रहे हैं। इन सभी सांसदों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति और कैबिनेट से ट्रंप को हटाने के लिए कहा है। ट्रंप को हटाने के लिए संविधान के 25वें संशोधन का उपयोग करने की मांग की जा रही है। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर उनकी कैबिनेट का एक इंसान भी बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर मामला रुक जाएगा। खैर, हालत तो यह हो गई है कि कई लोग डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ संविधान के जिस 25वें संशोधन का जिक्र हो रहा है, उसके तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पदभार दिया जाता है, जैसा राष्ट्रपति का अचानक निधन होने पर, राष्ट्रपति के इस्तीफे पर या फिर राष्ट्रपति के कार्य करने में असमर्थ होने पर। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के कई सांसद और वहां के अधिकतर जनता मान रही है कि ट्रंप अब काम करने में समर्थ नहीं, इसीलिए उन्हें हटा देना चाहिए। लोग इसीलिए भी नाराज हैं क्योंकि इस जंग की वजह से अमेरिका में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। CNN, द इकोनॉमिस्ट, युगवी और सिविक ने एक सर्वे किया जिसके मुताबिक अमेरिका में उनकी नीतियों को नापसंद करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ गई है। CNN के मुताबिक 64%, इकोनॉमिस्ट YouGov के मुताबिक 55% और सिविक के मुताबिक 58% लोग ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप इस वक्त अमेरिका के मोस्ट अनपॉपुलर प्रेसिडेंट है इतिहास के।
जबकि ट्रंप के काम का समर्थन की संख्या CNN के मुताबिक 35%, द इकोनॉमिस्ट YouGov के मुताबिक 38% और सिविक के सर्वे के मुताबिक 37% बताई गई है। CNN के सर्वे में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप 60% ताकत का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट YouGov के सर्वे का दावा है कि अमेरिका ने के 53% लोगों ने ईरान से जंग का विरोध किया है। अब नेतन्याहू का हाल देख लेते हैं। सीजफायर को अपनी जीत बताकर डोनाल्ड ट्रंप तो किनारे हो गए, लेकिन नेतन्याहू के लिए अब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई जैसी हालत हो गई है। उन्होंने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को साख का सवाल बना लिया था और ट्रंप बीच में धोखा देकर निकल गए। लिहाजा नेतन्याहू अपने ही देश में घिरने लगे। विपक्ष भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यार लैपिड ने नेतन्याहू पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि ये इजरायली इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक तबाही है। जहां हमारे बारे में निर्णय हुआ वहां हम चर्चा का हिस्सा तक नहीं बने। सेना और जनता ने वो सब कुछ किया जो उनसे कहा गया, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर पूरी तरह फेल हुए हैं। नेतन्याहू ने युद्ध के एक भी मकसद को पूरा नहीं किया है और अपने अहंकार और लापरवाही से देश को बहुत नुकसान कर दिया। ये एक ऐसा नुकसान है जिसे ठीक करने में कई वर्ष लग सकते हैं। इसके अलावा 2 दिन पहले तक इजराइल के जो अखबार नेतन्याहू के शौर्य की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, आज वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस जंग से हासिल क्या हुआ है। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। 40 दिन की जंग और 12,000 से भी ज्यादा स्ट्राइक करने के बाद भी ट्रंप को सीज फायर करना पड़ा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब है वो यू टर्न जहां पर ताला लगा दिया था उसने। नाम है होर्मुज़ स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी और लगातार हमलों के बाद भी अमेरिका इसे खुलवाने में सफल नहीं रहा है। अब सीजफायर के बाद आखिर होर्मुज़ स्ट्रेट का ताला खुलने का रास्ता साफ हो पाया है, और वो भी कंडीशंस अप्लाई, ईरान की शर्तों पर। उसके मुताबिक होर्मुज़ स्ट्रेट की असली चाबी अब ईरान के पास होगी। 15 दिन के सीजफायर की शर्तों के मुताबिक अब होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपनी सहमति दे दी है। ईरान ने कहा है कि वो होर्मुज़ स्ट्रेट के समुद्री मार्ग की निगरानी करता रहेगा। हालांकि इसका पूरा कंट्रोल वो ओमान के साथ मिलकर करेगा। यहां से अब जो भी जहाज गुजरेंगे वो IRGC की इजाजत से जाएंगे। सबसे बड़ी बात, ईरान को होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की अनुमति दी गई है। अब से कुछ देर पहले ही ईरान ने दावा किया है कि वो $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज़ स्ट्रेट पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, होर्मुज़ स्ट्रेट में कमर्शियल शिप की आवाजाही और सुरक्षा में अमेरिकी मदद करेगा। लेकिन सच यही है, होर्मुज़ वाले ट्रैप में ट्रंप ऐसा फंसे हैं कि उन्हें कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा है। इसे आप ऐसे समझिए कि युद्ध शुरू होने से पहले जो होर्मुज़ स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के लिए खुला था, वहां से अब सिर्फ ईरान की इजाजत से जहाज जा सकेंगे। नियमों के मुताबिक दुनिया में किसी समुद्री मार्ग पर ऐसा टोल नहीं लगता, लेकिन सीजफायर की शर्तों ने ईरान को यह अधिकार दे दिया। यानी एक तरह से ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट का इस्तेमाल एक बिजनेस मॉडल और निजी संपत्ति की तरह करेगा। अब इसे ट्रंप कैसे जीत बता रहे हैं, यह समझना थोड़ा मुश्किल है। होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने ईरान से जो डील की है उसका अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा है कि अगर ट्रंप ने ईरान को होर्मुज़ का कंट्रोल दिया है तो यह पूरी दुनिया के विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक होर्मुज़ स्ट्रेट से रोजाना 80 से लेकर 120 जहाज गुजरते हैं। अभी तक की शर्तों के मुताबिक ईरान को हर जहाज से $2 मिलियन यानी करीब 19 करोड़ रुपए वसूलने की इजाजत मिल सकती है। अगर इस कमाई को सालाना आंकड़ों में देखें तो होर्मुज़ स्ट्रेट से करीब 30 से 40 हजार जहाज गुजरते हैं। अगर हर जहाज पर शुल्क लागू हो तो ईरान करीब 7 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है। ताज़ा दावे के मुताबिक अगर $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूला गया तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान अभी अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए चीनी मुद्रा यानी युआन में टोल वसूल रहा है। आगे ईरान क्रिप्टो करेंसी में भी टोल राशि ले सकता है। अगर यही व्यवस्था जारी रही तो ट्रंप के लिए यह घाटे का सौदा हो। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले एक डेवलपमेंट हुआ जो हम आपको बता भी चुके। ईरान ने लेबनान पर जारी इजरायली हमलों के कारण होर्मुज़ स्ट्रेट से टैंकरों की आवाजाही रोक दी है। यह भी कहा है कि इजरायल नहीं माना तो सीजफायर टूट सकता है। अब सिचुएशन में ट्विस्ट है। एशिया में एक और खतरे की बात करते हैं। दुनिया जानती है कि आखिर ताइवान को लेकर चीन के मंसूबे क्या हैं, लेकिन अब जो हुआ है उसने सनसनी मचा दी है। ताइवान और चीन की टेंशन के बीच ताइवान में विपक्ष की सबसे बड़ी नेता चेंग ली वून शंघाई पहुंची।
इस एक कदम से चीन के खिलाफ ताइवान के स्टैंड को बड़ी चोट पहुंचाई है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात की तैयारी चल रही है, दूसरी ओर चीन ने ताइवान के आसपास सैन्य दबाव बढ़ा दिया है। ताइवान में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी KMT की नेता ने अपने दौरे को शांति मिशन बताया, लेकिन उनके इस दौरे को ताइवान के प्रधानमंत्री विलियम लाई चिंगते समेत कई लोग शक की नजर से देख रहे हैं। क्या यह शांति की पहले या फिर ईरान के सामने अमेरिका के सरेंडर करने के बाद चीन की कोई नई साजिश? क्या चीन ने ताइवान पर कब्जे के लिए 2027 के प्लान की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया? यह रिपोर्ट जरूर देखें। फिक्र में अब गेट लॉस्ट वाली उस टिप्पणी की बात करते हैं जिसने राजनीतिक सर्कल में आग लगा दी है। इस टिप्पणी में 7 मिनट की मीटिंग है, बंद कमरे की बातचीत है और अंग्रेजी में कहा गया गेट लॉस्ट, जिसका हिंदी अर्थ होता है बाहर निकलिए। और यह सब कुछ हुआ TMC के प्रतिनिधिमंडल और भारतीय चुनाव आयोग के बीच। इंटरेस्टिंग। दरअसल मामला यह है कि SIR की नई सूची में नाम काटे जाने के खिलाफ TMC का प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से मिलने गया था। ओके, TMC का दावा है कि 10:02 पर बैठक शुरू हो गई। ओके, और 10:09 पर खत्म हो गई। ठीक है, यानी सिर्फ 7 मिनट में बैठक समाप्त हो गई। इंटरेस्टिंग। आरोप है कि इस बैठक में TMC के नेताओं ने EC के अधिकारियों से कहा कि उन्होंने 9 चिट्ठियां लिखी लेकिन किसी का जवाब नहीं मिला। EC ने जवाब देने के बजाय डेलीगेशन को गेट लॉस्ट कह दिया, यानी बाहर निकल जाओ। इधर सूत्रों के अनुसार EC के साथ बैठक के दौरान TMC सांसद डेरेक ओब्रायन चिल्लाने लगे, जिस पर CEC ने उन्हें मर्यादा बनाए रखने का अनुरोध किया और कहा कि चिल्लाना और अभद्र व्यवहार करना उचित नहीं है। अब बैठक के अंदर का सच क्या है यह तो दोनों पक्षी जानते हैं, लेकिन जब TMC सांसद डेरेक ओब्रायन बाहर आए तो उन्होंने एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें गेट लॉस्ट कहा गया है। उन्होंने साथ ही सांसद सागरिका घोष से इसका हिंदी अर्थ पूछा, जिस पर साकेत गोखले ने ब्रायन को बताया कि गेट लॉस्ट का हिंदी मतलब है बाहर निकलिए। इसलिए हमने आपके लिए फिक्र की गेट लॉस्ट वाली फाइल तैयार की है, जिसकी शुरुआत TMC की छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरूरी हिस्से से करते हैं। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहां से, निकल जाओ यहां से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए। हम लोग निकल आए। We are the second largest opposition party in parliament. What I saw today is a shame. I challenge the election commissioner to put out, if he must be having security, to put out the video. आज जो क्या हुआ, वीडियो नहीं है तो ऑडियो लगाओ, क्या हुआ आज। CEC के साथ TMC की बैठक में क्या हुआ यह डेरेक ओब्रायन ने बता दिया, लेकिन मामला इतने पर नहीं रुका है। चुनाव आयोग ने भी TMC का नाम लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें चुनाव आयोग ने लिखा, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जैमिंग रहित होकर ही रहेंगे। ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि चुनाव आयोग किसी राजनीतिक दल का नाम लेकर सोशल मीडिया पोस्ट करे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है। इन सब से अलग बीजेपी का कहना है कि TMC सांसदों की आदत है चीखने की, चिल्लाने की। चुनाव आयोग की बैठक में भी ऐसा ही हुआ होगा। Chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting, get lost. TMC के लोग तो बदतमीजी पे आमादा होते ही हैं। इन्होंने बदतमीजी की होगी और डेरेक को तो आदत है जोर जोर से बोलने का। वो समझ रहे हैं कि राज्यसभा में जिस तरह जोर जोर से चिल्लाते हैं तो वहाँ चिल्लाए होंगे, तो चुनाव आयोग ने कहा होगा कि क्वाइट। ममता जी भी जानती हैं कि ऐसे आरोपों से वो पश्चिम बंगाल में अपनी खोई हुई जो प्रतिष्ठा है और घटता हुआ आधार है उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी और उनकी सरकार का पतन अवश्यंभावी है। देखिए, मैं मानता हूं कि बंगाल के चुनाव को मैं बार बार कह रहा हूं
एक बहुत ही हिंसक टर्न दिया जा रहा है। और अगर किसी एक संस्था को मैं रिस्पॉन्सिबल मानता हूं, दोज हु हैव एब्डिकेटेड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस पूरे मामले में दिलचस्प एंगल कांग्रेस का भी है। अधीर रंजन चौधरी, जो बंगाल कांग्रेस के बड़े नेता हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो टीएमसी के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के दिल्ली के नेता चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं। डेढ़े भाई, आप क्यों रो रही है? आपको इतना रोना धोना अच्छा नहीं लगते। आप भी रो रहे हैं, ममता बनर्जी भी रो रही है। जब बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं, नगरपालिका चुनाव होते हैं, तो आप लोग क्या करते थे? नामांकन तक भरने नहीं देते आप लोग। बताइए तो किसके खिलाफ आप क्या करोगे? ये राहत आपने दिखाई है। और अगर चुनाव आयोग आपको सम्मान नहीं देते तो जाके आंदोलन कीजिए ना, विरोध कीजिए। आपके दीदी को वकील बढ़ा के सुप्रीम कोर्ट भेजिए ना, हम लोग आपके साथ आए। चुनाव आयोग के खिलाफ अगर कोई आंदोलन होगी तो हम सब आपके साथ आए। आपका काम क्षुद्र राजनीति करना नहीं है। आपके ऊपर बीजेपी को कहीं पर जिताने की जिम्मेदारी नहीं है। आप इस तरह की अनाप शनाप बातें करना बंद कीजिए। आप बीजेपी के फ्रंटल बन गए, दुनिया ने आपका चेहरा देख लिया है। आप जिस तरह से बीजेपी की बैटिंग करते हैं, ये करना बंद कर दीजिए ज्ञानेश गुप्ता जी, क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन की साख को तो चौपट किया ही है। आपने इस देश के लोगों के मन में जो इलेक्शंस के प्रति एक श्रद्धा, एक समर्पण और एक विश्वास था, उसको चूर चूर कर दिया है। पश्चिम बंगाल से ही एक और अपडेट है। मुर्शिदाबाद में प्रचार से लौटते वक्त कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के काफिले को ट्रक ने टक्कर मार दी। ये दावा अधीर रंजन चौधरी के दफ्तर ने किया है। इस हादसे में कुछ सुरक्षाकर्मी और कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर है। आरोप है कि ऐसा जानबूझकर किया गया। सूचना देने पर पुलिस ने मदद नहीं की। दावा है कि फोन करने के बाद भी पुलिस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अधीर रंजन चौधरी आज कांडी इलाके में प्रचार करने गए थे और वहां से शाम को बहरामपुर लौट रहे थे। वो बरहामपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।